हेलो दोस्त, मैं विनय अपने इस YouTube चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, यह सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना ही हमारे भारत को ठीक करता है। आइए दोस्त, आपकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आप कोरिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। मित्र, आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं ना, उसे हम इस बोर्ड पर मेंशन किए हुए हैं। ऐसे कहें तो आज मेनली रूप से हम बात करने वाले हैं ना, फ्रांस में जो 1848 की क्रांति हुई ना, यह क्या थी। ऐसे कहें तो मेरा यह छोटा सा जो लेक्चर है ना, यह पूरे इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो आइए मित्र, आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर बातचीत करते हैं। हाँ, एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि अगर इस टॉपिक को आप और अच्छा से समझना चाहते हैं ना, तो आप अपना बुक रीड करना नहीं छोड़ेंगे। यानी मेरा यह लेक्चर देने के बाद, ऐसे कहें तो इस लेक्चर को आप सुनने या देखने के बाद आप अपने हिस्ट्री वाली बुक में इसे जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि और कंसेप्ट आपका क्लियर, ऐसे कहें तो गाढ़ा हो सके। तो मैं मित्र पुराने लेक्चर में, ऐसे कहें तो ये सामने जो लेक्चर देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ताकि आज के लेक्चर से उसे लिंक कर पाए। मित्र, मैं अपने पुराने लेक्चर में यही बताया था कि फ्रांस में बिना समझौता के बाद लुई 18 का शासन आता है। लेकिन लुई 18 के सुधार कार्य कुछ अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन उन सुधार कार्यों में चेंज करने के लिए एक और शासक आते हैं, जिनका नाम रहता है चार्ल्स टेन। और मित्र, चार्ल्स टेन जो होते हैं वह पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाते हैं। और जो लुई 18 का जो संवैधानिक घोषणा पत्र होता है, जिसके आधार पर वहाँ शासन व्यवस्था चल रही होती है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। और एक क्रांति होती है जिसको 1830 की क्रांति कहते हैं। मित्र, मैं यह पुराने लेक्चर में बताया था, यानी 1830 की क्रांति का असर जो है वह फ्रांस पर तो ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ उसका असर जो है यूरोप के अन्य सारे राष्ट्रों पर भी पड़ता है। मित्र, पुराने लेक्चर में हम यह भी जान चुके थे कि 1830 की क्रांति का परिणाम यह होता है कि वहाँ बुर्बो वंश समाप्त हो जाता है, यानी फ्रांस में बुर्बो वंश समाप्त हो जाता है। ऐसे कहें तो चार्ल्स टेन और पोलिग्नेक को वहाँ की जनता भगा देती है, और चार्ल्स टेन और पोलिग्नेक की जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, जिसका नाम रहता है लुई फिलिप। और मित्र, मैं यह भी बताया था कि लुई फिलिप का भी विरोध आगे होने लगता है, जिसको हम लोग 1848 की क्रांति में देखेंगे। तो आज उसी पर बातचीत होना है। तो मित्र, ऐसे कहें तो लुई फिलिप के अगेंस्ट में, लुई फिलिप के विरुद्ध में जो फ्रांस की जनता है वह एक क्रांति कर बैठती है, जिस क्रांति को ही मित्र हम 1848 की क्रांति कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा देखने का विस्तार से प्रयास करते हैं कि 1848 की क्रांति में था क्या। मित्र, सबसे पहले तो हम लुई फिलिप के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर भी मेंशन किए हुए हैं कि लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। और आप जानते हैं कि यह लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी पर बैठाने में वहाँ का प्रेस का भूमिका होता है, वहाँ की प्रतिनिधि मंडल की भूमिका होती है, और ऐसे कहें तो पेरिस की जनता की भूमिका होती है। और यह सुधारवादियों और ऐसे कहें तो प्रतिक्रियावादियों के बीच में सामंजस्य की स्थिति बैठाने के लिए यह जाना जाता है। अरे, यह वही काम करता है मित्र जो कि लुई 18 किया करता था। याद है ना आपको, मैं बताया था वियना समझौता सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करने के लिए लुई 18 को फ्रांस का सम्राट बनाया जाता है, मेटरनिख या वियना सम्मेलन समझौता के तहत, जो प्रतिक्रियावादियों और सुधारवादियों में सामंजस्य की स्थिति बैठाता है। ठीक मित्र, वही काम यह लुई फिलिप करता है। तो आइए थोड़ा सा लुई फिलिप के बारे में जानते हैं। लुई फिलिप जो है उदारवादी व्यक्ति तो होता है, लेकिन साथ साथ महत्वाकांक्षी भी होता है। अच्छा, यह उदारवादी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? उदारवादी का मतलब यह कि जो जनता के हित की बात करे,
तंत्र जो चले आ रहा है उसमें थोड़ी सी, ऐसे कहें तो थोड़ा सा जो कठोरता है उसमें मुलायमता ला सकें। चर्च के पावर को ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर किया जा सके। ऐसे कहें तो यूरोप के सुधार कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले जो लोग होते हैं या जो विचार होता है, इसी को मित्र उदारवादी विचारधारा या उदारवादी लोग कहते हैं। तो यह मित्र होता तो है, लुई फिलिप ऐसा होता है तभी तो वहाँ की जनता चार्ल्सटेन को हटाकर, ऐसे कहें तो बुर्बो वंश को समाप्त कर कर एक नया वंश आर्लियंस वंश जिसका हेड लुई फिलिप को बनाती है। यह उदारवादी तो होता है, लेकिन साथ साथ मित्र महत्वाकांक्षी भी होता है। महत्वाकांक्षी कहने का मतलब मित्र मेरा यह है कि यह चाहता है ना कि हम लोगों की भला तो करें, लोगों को तो खुश रखें, लेकिन साथ साथ हम अपनी सत्ता को हमेशा बरकरार रखें। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह लुई फिलिप जो है उदारवादी के साथ साथ महत्वाकांक्षी होता है। और ऐसे कहें तो महत्वाकांक्षा इसकी इतनी बढ़ती है ना कि यह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। मित्र इसके कुछ कार्य का हम बात करें ना, तो यह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए जो है ना स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करता है। अब थोड़ा सा आपके लिए समझना जरूरी होगा कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति क्या होता है और इनके विरोधी कौन कौन होते हैं। तो लुई फिलिप के विरोधी वह सारे लोग होते हैं जो चार्ल्सटेन के पक्षधर वाले लोग होते हैं, या जो चाहते हैं कि हाँ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था बनी रहे, जैसा कि मेटरनिख का उद्देश्य होता है। वह सारे लोग लुई फिलिप के विरोध होते हैं। तो ये लुई फिलिप के जो लोग अगेंस्ट में होते हैं, जो लोग विरोध में होते हैं, उनको खुश करने के लिए यह स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाता है। स्वर्णिम नीति पहले समझिए, उसके बाद मध्यवर्गीय नीति को समझाते हैं। स्वर्णिम का मित्र मतलब यह होता है कि जैसा आप अपने लिए चाहते हो ना, आप जैसे अपने लिए व्यवहार चाहते हो ना, ठीक वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के लिए करो। ऐसे कहे ना तो यह विरोधियों को भी खुश करने की कोशिश करता है। और मित्र जब आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लुई फिलिप जो है ना हर लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। और मित्र जब राजा अपने ही राज्य में सब लोगों की खुशी के लिए काम करना स्टार्ट करे ना, यानी सब लोगों को खुश करने की कोशिश करे ना, तो मित्र वह राजतंत्र धीरे धीरे, ऐसे कहें तो वह राजा धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही लुई फिलिप के साथ होता है। वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करता है। और इसमें करता क्या है, तो इसको मतलब सख्ती से लागू करने के लिए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मित्र ये मध्यवर्गीय नीति कहने का मतलब मेरा यह है कि यह चाहता है कि चर्च भी खुश रहे, जो इसके लोग अगेंस्ट में है वह लोग भी खुश रहे, साथ साथ जनता भी खुश रहे। इसी सामंजस्य के साथ यह चाहता है कि हम अपनी सत्ता को आगे तक बरकरार रखें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और गीजो के मित्र मैं बात करूं तो आप समझना कि यह पोलिगनेक का ही दूसरा हम शकल होता है। आप जानते हैं ना कि पोलिगनेक एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, ठीक उसी तरह से यह भी जो है ना गीजो जो है एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति होता है, जो किसी भी प्रकार का यूरोप में चेंजिंग, ऐसे कहें तो फ्रांस में किसी प्रकार का चेंजिंग के पक्ष में नहीं है। या फ्रांस में कहें तो ना वैधानिक सुधार के पक्ष में है, ना सामाजिक सुधार के पक्ष में है, और ना आर्थिक सुधार के पक्ष में है। और मित्र जहां का प्रधानमंत्री इस तरह की हो जाए, ना वह किसी की कानून, ना वहां की कानून व्यवस्था को सुधारने में रुचि दिखाए, ना कहें तो सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिखाएं, और ना आर्थिक सुधार में, तो वह मित्र राष्ट्र जो है वह कंगाल की तरफ, ऐसे कहें तो भूखमरी बेरोजगारी की तरफ अग्रसर होता है। ठीक मित्र ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी होता है। और लास्ट में गीजो की भी आलोचनाएं होती है जो आगे देखेंगे। उसके बाद मित्र मैं बात करूं ना तो यह पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखने की कोशिश करता है। लुई फिलिप जो होता है, जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, ऐसे जो लुई फिलिप के आने के बाद लुई फिलिप के विरोध में होते हैं, इन्हें यह खुश करने के लिए उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करता है। और ऐसे कहें तो शासन व्यवस्था में ये पूंजीपति वर्ग जो होते हैं इनकी रुचि बिल्कुल नहीं रहती है, इनकी अभिरुचि बिल्कुल नहीं होती है।
ऐसे कहें तो यह जनता पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा उस अंधाधुंध में लगे रहते हैं जिससे इनकी पूंजी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, और उनको भी यह खुश करने की कोशिश करता है लुई फिलिप, ताकि इसकी सत्ता जो है आगे भी चल सके, आगे भी बरकरार रह सके। और इसके विदेश नीति की बात करें ना मित्र, तो बिल्कुल गंदा रहता है। जैसे कि अभी आज वर्तमान में जो पाकिस्तान की विदेश नीति है ना, ठीक ठीक वैसा ही कुछ नीति जो है ना फ्रांस की लुई फिलिप के शासनकाल में होती है। वहां की जनता जो है भूखमरी, बेरोजगारी से जूझ रही होती है। ऐसे कहें तो वहां बेरोजगारी इस कदर बढ़ता है ना, जैसे कि फ्रांस की 1789, ऐसे कहें तो फ्रांस की क्रांति के पहले जो जनता की जो स्थिति थी ना फ्रांस की, ठीक वैसा ही स्थिति आ जाती है। और वहां की जनता जो है, ऐसे कहें तो फ्रांस की जो जनता जो है वो लुई फिलिप के विरुद्ध में आवाज उठाना स्टार्ट करती है। ऐसे कहें तो एक क्रांति की शुरुआत करती है, जिसको मित्र 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसमें गीजो की भी खूब आलोचनाएं होती है। और मैं बात करूं, यहाँ पर मैं डेट मेंशन किया हूं मित्र, सुधारवादी जो होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यह स्थिति में कुछ सुधार होना चाहिए, यानी जो क्रांतिकारी संगठन होते हैं वह एक विशाल भोज का आयोजन करते हैं थियर्स के नेतृत्व में। और कब करते हैं तो 22 फरवरी 1848 को। और इसी विशाल भोज के तहत जो है मित्र वहां पर क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। और ऐसे कहें तो लुई फिलिप को गद्दी से उतारने की पुरजोर कोशिश होती है, और लुई फिलिप को इस तरह मजबूर कर दिया जाता है कि ठीक 2 दिन बाद, यानी 22 फरवरी 1848 को विशाल भोज का आयोजन थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में किया जाता है, और लुई फिलिप को मजबूर किया जाता है। और ठीक 2 दिन बाद, यानी 22 के बाद मित्र 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप जो है अपने गद्दी को छोड़ देता है और इंग्लैंड भाग जाता है। और जैसे ही वह इंग्लैंड जाता है मित्र, फ्रांस की नेशनल असेंबली जो होती है वह क्या करती है, राजतंत्र को समाप्त कर वहां गणतंत्र स्थापित करती है, गणतंत्र स्थापित करने की घोषणा करती है। और ऐसे कहें तो मतदान का अधिकार जो है, मत का अधिकार प्रदान जो है 21 ईयर से एबव जो भी वयस्क होते हैं सबको दे देती है। मित्र यही होता है 1848 की क्रांति। अच्छा, यह थियर्स इसमें नाम आ रहा है मित्र। अरे मित्र, थियर्स पहले राज सत्ता में विश्वास करने वाला, राजतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन बाद में गणतंत्र को स्थापित, ऐसे कहें तो गणतंत्र का पक्षधर हो जाता है। यह राजतंत्र और गणतंत्र नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे राजतंत्र का मतलब मित्र एक ऐसा क्षेत्र जिसका मालिक राजा हो, और उनके मरने के बाद या उनके हटने के बाद उनका बेटा राजा हो, यानी वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो इसको मित्र राजतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र का मतलब जैसे हमारा देश गणतंत्रात्मक है, यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च पद जैसे प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, इनके ना रहने के बाद यह जरूरी नहीं है कि इनके बेटा और बेटी, ऐसे कहें तो इनके लड़का और लड़की हमारे देश का बागडोर, ऐसे कहें तो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे। यह मित्र गणतंत्र है। तो जो पहले फ्रांस में 1789 में तो गणतंत्र स्थापित होता है, लेकिन फिर से राजतंत्र आता है, और राजतंत्र लंबा लंबा दिनों तक चलते 1848 की क्रांति तक आता है। लेकिन 1848 की जो क्रांति होती है, इसमें फिर एक बार राजतंत्र समाप्त होकर के गणतंत्र स्थापित होता है। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया कि 1848 की क्रांति क्या थी। फिर से मैं बता देना चाहूंगा मित्र, 1848 की क्रांति जो है वह लुई फिलिप के अगेंस्ट में आम जनता के द्वारा की गई लड़ाई होती है। लुई फिलिप फ्रांस में अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करता है, जिसमें वह क्या करता है, जिसमें वह सबको खुश करने की कोशिश करता है। इसी परिक्षेप में वह 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है। और गीजो की बात मैं करूं तो गीजो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति होता है, जो ना वैधानिक स्थिति में सुधार करने के पक्ष में होता है, ना सामाजिक और ना आर्थिक सुधारों के पक्ष में होता है, यानी किसी प्रकार की सुधार करने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे कहें तो मेटरनिक का जो उद्देश्य है ना, उसको हूबहू, यानी चार्ल्स टेन का जो उद्देश्य है ना, पोलिग्नेक का जो उद्देश्य है ना, उसको पूर्ति करने में यह गीजो लग जाता है। और मित्र वहां की जनता जो है वह भूखमरी से, बेरोजगारी से त्रस्त हो जाती है,
और लुई फिलिप के अगेंस्ट में क्रांति करती है। और इसका असर यह होता है कि लुई फिलिप को अपनी गद्दी यानी 22 फरवरी 1848 को यह क्रांति का शुरुआत होती है और ठीक 2 दिन बाद ही लुई फिलिप गद्दी को छोड़ देता है और वहाँ की नेशनल असेंबली जो होती है वह क्या करती है, वह नेशनल असेंबली जो होती है वह राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित करने की घोषणा कर देती है। तो मित्र, मैं आपको समझा पाया 1848 की क्रांति क्या है। कल मैं बताऊंगा 1848 के क्रांति का प्रभाव यूरोप पर क्या पड़ा, और ऐसे कहें तो इसका असर क्या हमारे भारत पर भी पड़ा क्या, इसके बारे में मित्र मैं बातचीत अपने कल के लेक्चर में करूंगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।